हेलो, वेलकम बैक गाइस। हम लोगों ने अब तक अपने 30 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं 2024 सेशन के गेट के आफ्टरनून सेशन के 2024 पीवाईक्यूज। अब हम इस वीडियो में 31 टू 40 क्वेश्चंस करेंगे और इसमें आपको COA के और डेटा स्ट्रक्चर्स के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो हम लोग अपने पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। An instruction format has the following structure: instruction number, opcode, destination register, source register and source register 2. Okay, so guys, पहले ना हम इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट कर लेते हैं. How we are going to do that? ये हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, राइट? तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. इट्स डिव ना, डिव मीन्स डिविजन. तो ये एक तरीके से ये कह रहा है, ठीक है, R1 को R2 से डिवाइड करो एंड उसको R3 में बेसिकली उसकी वैल्यू को स्टोर कर दो. सिमिलरली सब इज सब्ट्रैक्शन, तो R5 goes to R3 minus R4. Add is adding, so R5 plus में R6 and mul is multiply, so R3 into R8. ओके, तो अब हम एक बारी नीचे के क्वेश्चंस भी पढ़ लेते हैं और नीचे के पोर्शंस जो इसके ऑप्शंस हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, देयर इज अ रॉ डिपेंडेंसी. ओके, पहले हम लोग ना इंडिपेंडेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं. रो होता है आपका रीड आफ्टर राइट, यानी कि पहले आपने इंस्ट्रक्शंस में कुछ राइट किया है, किसी वेरिएबल में, किसी रजिस्टर की वैल्यू में चेंज किया है आपने, और उसके बाद वो चेंज्ड वैल्यू आप रीड कर रहे हो, ठीक है. वॉर राइट आफ्टर रीड, तो बेसिकली आपने कोई वैल्यू पहले रीड की है पहले के इंस्ट्रक्शंस में और लेटर ऑन इंस्ट्रक्शंस में आप उस वैल्यू को राइट कर रहे हो, उस वैल्यू को चेंज कर रहे हो, ठीक है. एंड एक होता है WAW, दैट इज राइट आफ्टर राइट. सो इट इज कि आपने पहले एक स्टेटमेंट में राइट किया, फिर उसके नीचे वाली स्टेटमेंट में आपने दोबारा रिपीट किया ऑन द सेम वेरिएबल, ठीक है. ये रॉ, वॉर और वॉक की जो बेसिकली कंडीशंस हैं, दीज वर्क्स ऑन द सेम वेरिएबल. ओके, सो एक बार अब हम देख लेते हैं इसमें. या दैट्स गुड. सो हमें देखना है कि रॉ डिपेंडेंसी है R3 पे बिटवीन I1 एंड I2. दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3, दिस इज I4, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि क्या हमने R3 पे पहले राइट किया है, ठीक है, राइट किया है, और उसके बाद क्या हमने I2 में R3 को रीड किया है, राइट. सी, राइट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके उसमें वैल्यू को इंसर्ट किया है, ठीक है, वैल्यू को स्टोर किया है, तो दैट इज राइटिंग. अब नीचे I2 में हम क्या कर रहे हैं, R3 को रीड कर रहे हैं, R4 को रीड कर रहे हैं, उनको माइनस करके R5 में राइट कर रहे हैं, राइट. तो यहाँ पे पहले हमने राइट किया है, उसके बाद हमने रीड किया है, तो इट इज रीड आफ्टर राइट, ठीक है. तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है. देयर इज अ वॉर डिपेंडेंसी ऑन R3 बिटवीन I1 एंड I3. ओके, तो वॉर होता है राइट आफ्टर रीड, तो पहले रीड होगी, तो R3 क्या हम I1 में रीड कर रहे हैं? गाइस, I1 में हम लोग रीड ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं, रीड नहीं कर रहे हैं. रीड हम क्या कर रहे हैं, R1 और R2 को रीड कर रहे हैं, तो ये हमारी गलत हो जाएगी, ठीक है. द थर्ड वन इज रीड आफ्टर राइट डिपेंडेंसी ऑन R3 बिटवीन I2 एंड I3, ठीक है. अब इट इज रीड आफ्टर राइट, ठीक है. पहले हमें राइट करना पड़ेगा, तो क्या हम I2 में देख सकते हैं कि हमने राइट किया है? अगेन
हमने R5 पे राइट किया है बट हमने R3 पे तो राइट नहीं किया है, हमने तो R3 को रीड किया है, तो it is also wrong. There is a war dependency on R3 between I3 and I4. तो बेसिकली इट इज सेइंग कि हमें R3 में राइट करना है, तो I3 में हम लोग राइट कर रहे हैं, ठीक है, बट क्या I4 में भी हम लोग राइट कर रहे हैं? जी नहीं, I4 में हम R3 को रीड कर रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो हमारा सिर्फ ए ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक है। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ एन IP header is and are, this is an MSQ question, are always modified by any router before it forwards the IP packet. इसमें देखिए दो चीजें हैं, always modified by any router, ठीक है, सोर्स IP एड्रेस चेंज नहीं होता है until unless वो NAT ना हो, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन ना हो। प्रोटोकॉल इट डजंट चेंज, टाइम टू लिव इट डज चेंज। अच्छा, व्हाट इज टाइम टू लिव? टाइम टू लिव एक नंबर होता है जिसमें बेसिकली लेट्स से कि मेरे पास एक नेटवर्क है और उसमें मेरे पास ये 4 राउटर है, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4, ठीक है। अब मैंने एक पैकेट भेजा, वो इसके पास गया, वो इसके पास गया, वो इसके पास गया, वो फिर इसके पास गया, ठीक है, या फिर लेट्स से कि किसी और राउटर के पास गया, बट सो ऑन, वो उसको जहाँ पे पहुंचना था, जो मेरा सेंडर था, ठीक है, वहां तक वो नहीं पहुंच पाया, बट इट इज गोइंग गोइंग गोइंग, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो वो पैकेट जस्ट घूम रहा है ना नेटवर्क में, तो हम लोग एक टाइम लिमिट या फिर एक हॉप लिमिट लगाते हैं कि कॉन्टिन्यूसली और इन अ लूप हमारा पैकेट घूमता ना रहे, उसको हम बोलते हैं टाइम टू लिव। टाइम टू लिव में हम लोग एक नंबर असाइन करते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पे 5 नंबर असाइन किया है, तो जितने हॉप्स पे वो जाएगा, ठीक है, अगर वो 4 पे जाता है तो इसको 5 की जगह ये 4 कर देगा, ये R3 पे जाएगा तो ये 4 की जगह 3 कर देगा, ये 3 पे जाएगा तो ये 3 को करके 2 कर देगा, एंड यहाँ पे आके ये 1 कर देगा, और यहाँ पे जब ये 0 कर देगा तो फिर इस पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। सो टू मेक इट कि आपका पैकेट नेटवर्क में सिर्फ घूमता ही घूमता ना रहे, ठीक है, उसके लिए हम लोग टाइम टू लिव रखते हैं, दैट डिफाइंस कि एक पैकेट आपका कितने नंबर ऑफ हॉप्स तक ट्रैवल कर सकता है, तो इट ऑलवेज डज चेंज। हेडर चेकसम चेंज होगा क्योंकि हेडर चेकसम कुछ नहीं होता, हेडर चेकसम हम लोग कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन द फील्ड्स ऑफ द हेडर, IP हेडर, तो अगर एक भी चीज चेंज होगी तो आपका हेडर चेंज हो जाएगा, अगर आपका टाइम टू लिव चेंज होगा तो आपका हेडर चेंज हो जाएगा, राइट, तो हेडर चेकसम भी हमारा चेंज होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा C and D, ओके। So consider the following C function definition: int fx char star a char star b is equal to a char while star b b plus plus. Okay, let us take a एग्जाम्पल जो कि इन्होंने ही लिया हुआ है कि एक फंक्शन कॉल किया है हमने ABCD को, ठीक है, तो अगर fx कॉल करता है तो ये हमारा बेसिकली ये होगा, राइट। अब ये कह रहे हैं कि हमने B में भी ABCD ही डाल दिया है, वेल एंड गुड, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जब तक वाइल स्टार बी का मतलब होता है कि जब तक स्टार बी में कुछ ना कुछ है, इट द वैल्यू इज ट्रू, कीप ऑन गोइंग B प्लस प्लस, तो पहले यहाँ पे होगा, ठीक है, फिर सेकेंड लूप में वो यहाँ गया, थर्ड लूप में फिर वो यहाँ गया, फोर्थ लूप में वो यहाँ गया, ठीक है, व्हेन इट गोज टू दिस वन, यहाँ पे वो एंडिंग लूप आ जाएगी, ठीक है, और rather I'll show it to you in a memory structure way, okay। तो लेट्स से कि यहाँ पे 200 था, ये 201 था, ये 202 था, 203 था, 204, ठीक है, तो पहले 200 पे था, इस वाले पे इट इज 200, दिस इज 201, 2, 3 एंड 4, अभी 4 पे बेसिकली इसको कुछ नहीं मिलेगा तो इट विल कम आउट, ठीक है, तो हमारा जो पॉइंटर होगा B का वो यहाँ पे होगा, राइट। अब ये क्या कह रहा है कि B में से A को रिटर्न करके दे दो, व्हाट डज इट मीन? इट इज सेइंग दैट कि आपका जो इसका एड्रेस है, B का एड्रेस है जो कि अभी 2204 है, उसको A का एड्रेस, क्योंकि ये B को हमने ट्रेवर्स किया है, A अभी भी हमारा यहीं पे ही है,
दिस इज ए, दिस इज योर बी, तो यहाँ से आप इसको माइनस करके दे दो तो इट विल बी 4, राइट? ठीक है, तो अब एक बार स्टेटमेंट्स देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? अगेन इट्स एन MSQ. The function call fx will always return a value. Definitely. ठीक है. Assuming a character array C is declared as char C in main, the function call will always return a value. Again, it is correct. See, आप इसको star C करके represent करो. You are just representing it by pointer. आप इसको इस तरीके से represent करो तो आप उसको array की form में present कर रहे हो. But the presentation, or let's say presentation is different, but the value that is being passed, or the working of function will remain same, right? So yeah, it will be same. जैसे उसने ऊपर वाले को calling की है, same procedure follow होगा. The code of the function will not compile. जी नहीं, compile भी होगा, run भी करेगा, answer भी देगा. Assuming a character point C is declared as in the main, and function will always return a value. Guys, सब वेरिएबल चेंज कर दिया है. वहां पे B था, अब इसको C कर दिया है. ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दीज आर जस्ट वेरिएबल दैट आर बीइंग सेव. ठीक है, हमें तो वैल्यू से मतलब होती है कि व्हाट वैल्यू वी आर गोइंग टू पास, राइट? सो इट इज ऑल्सो गुड. इट विल ऑल्सो रन द सेम, और ये भी 4 ही आंसर देगा. ये भी 4 देगा, ये भी 4 देगा, ये भी 4 देगा. ठीक है. Okay, now let us come to the 34th question. Let B be the partial order defined on the set this. और ये देखिए, ये आपको P की definition दी हुई है. ठीक है. The number of total orders on set that contain P is. ठीक है जी. देखो, अब पहले P की definition पे ध्यान देते हैं तो ज़्यादा क्लियरली हम लोगों को समझ में आएगा. देखो, ये हमारे पास वैल्यूज हैं, तो 1 2 3 4 हमारे पास P में लाई करते हैं. प्लस 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 प्लस, उसमें ये भी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ये भी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ये भी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, राइट? मतलब कि इन अनदर टर्म्स, और इन लेट्स से कि अगर हम इसको वर्ड्स में लिखना चाहें तो ये कह रहा है कि 1 2 3 4 की कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाओ जिसमें 1 जो है हमेशा 2 से पहले आए, 3 हमेशा 2 से पहले आए, और 3 हमेशा 4 से पहले आए. ठीक है, तो अब देख लेते हैं इस ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन हमारे बन सकते हैं. सो 1 3 2 एंड 4. ठीक है, तो अब देख लेते हैं. 1 2 3 4 है, ओके. 1 हमारा 2 से पहले आ रहा है. 3 हमारा 2 से पहले आ रहा है, और 3 हमारा 4 से पहले आ रहा है, 3 आ रहा है. ठीक है, क्योंकि हमारे 2 और 4 की कोई कंडीशन नहीं है तो हम उनको एज इट इज रिवर्स कर सकते हैं. ठीक है, द कंडीशन विल स्टिल फॉलो. 1 2 से पहले आ रहा है, 3 2 से पहले आ रहा है, एंड 3 4 से पहले आ रहा है, राइट? अब एक ये हम कर सकते हैं, हमारे पास 3 और 2 की कंडीशन है ना, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस. अगेन हमारी सारी कंडीशन फॉलो हो रही हैं. ठीक है, एक हमारे पास अगेन 4 2 वाले पे हमारी कोई कंडीशन है तो हम उनको इंटरचेंज कर सकते हैं, और एक कंडीशन हमारी ये वाली भी बन सकती है, राइट? ठीक है, तो ये 5 पॉसिबल कंडीशंस बन सकती हैं हमारी. तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 5. ओके, सो लेट अस नाउ solve the 35th question. Let A be an array containing integer values. The distance of A is defined as the minimum number of elements in A that must be replaced. ठीक है, minimum number of elements that must be replaced, guys, replaced with another integer so that the resulting array is sorting in non-decreasing order. What do you mean by non-decreasing order? It is nothing but an ascending order. ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में भी इक्वालिटी कंडीशन होल्ड करेगी, क्योंकि यहाँ पे नॉन डिक्रीजिंग बोला है. सेम हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम लोगों को. ठीक है, तो द डिस्टेंस ऑफ द एरे इज. अब देखो, डिस्टेंस डिफाइन किया हुआ है कि हमें ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ए में से रिप्लेस करना है दूसरे इंटीजर से कि वो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाए. ठीक है, रिप्लेस करना है, द कंडीशन इज रिप्लेसिंग. तो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें नहीं बना रहा है ये. देखो,
ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि 2 के बाद 3 आना चाहिए, मतलब राइट, 2 के बाद 3 आना चाहिए था या तो, ठीक है। अगर 3 नहीं आ रहा है तो 5 नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो 3 के साथ वॉयलेट करेगा। गेट इट? 1 आ गया है, ये छोटा है 3 से, ये भी वॉयलेट करेगा, ठीक है, ये 3 से बड़ा है, कूल। 4 के बाद 2 नहीं आना चाहिए था, ये 6 से छोटा है लेकिन 4 से बड़ा है, तो ये 3 है बेसिकली जो हमारे प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं, जो इसको नॉन डिक्रीजिंग बनने में नहीं वो कर रहे हैं। तो मैं इसको काट के यहाँ पे 2 कर देती हूँ, ठीक है। वाई एम आई इंसर्टिंग 2 ओनली? क्योंकि 2 के बराबर होता है, ठीक है, लेकिन 3 से छोटा होता है, और इसमें नॉन रिपीटिंग की हमें कोई कंडीशन नहीं बोली हुई है, राइट। सिमिलरली इसको भी काट के मैं 3 कर देती हूँ, ठीक है, और इसको काट के मैं 4 कर देती हूँ, ठीक है। तो अब मेरी क्या एरे बन जाएगी, देखिए, इज इट अ नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर? ठीक है, ठीक है, डिक्रीज तो कहीं नहीं हो रहा ना, इंक्रीज इंक्रीज ही हो रहा है ना, ठीक है। सो हमारा जो आंसर होगा would be 3, क्योंकि आपको 3 मिनिमम रिप्लेसमेंट करनी पड़ेंगी, ठीक है जी। नाउ लेट अस कम टू दी 36th क्वेश्चन। ओके, सो इसमें आपको एक डबल एरे दी हुई है, ठीक है, इसका नाम है ए एरे का, और इसमें 2 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, एक है एलिमेंट ये और एक है एलिमेंट ये, ठीक है। और ये जो ए है, सॉरी, हमारे पास डबल की ही 2 और पॉइंटर्स डिफाइन किए गए हैं, ठीक है, जो बेसिकली डबल के ही हैं। अब आपको कहा क्या गया है कि जो आपकी P है ना, वो A को पॉइंट कर रही है, कूल, ठीक है। तो लेट्स से ये मेरा एक पॉइंटर है P, ठीक है, और इसका एड्रेस है 1000, इसका एड्रेस कितना हो जाएगा फिर, डबल हमारा होता है कितने साइज का, 8 साइज का, तो हर एक एलिमेंट 8 में स्टोर होगा, ठीक है। तो ये लेट्स से इसमें, क्योंकि हम लोग ए को पॉइंट कर रहे हैं, तो हमारा एड्रेस यहाँ पे बेसिकली पी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और लेट्स से कि पी का जो एड्रेस है वो है 2000 पे स्टोर हुआ है। सिमिलरली आपका जो क्यू है, दिस इज पी, ओके, एंड दिस इज योर क्यू। क्यू जो है वो p+1 को पॉइंट कर रहा है। अब p ये है तो p+1 क्या होगा, गाइस पॉइंटर भी डबल का है, तो वो इसको पॉइंट करेगा, तो हमारा जो क्यू है वो इसको पॉइंट करेगा, और इसमें कौन सा एड्रेस आ जाएगा हमारा, 1008, और लेट्स से इसका एड्रेस हमारा कितना है, 2008, ठीक है। तो अब आपसे प्रिंटिंग की स्टेटमेंट पूछी गई है कि ये क्या है। गाइस एक चीज आप हमेशा याद रखना, जब हम सिर्फ Q और P की बात करते हैं, ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एड्रेस ऑफ पॉइंटर, एड्रेस ऑफ पॉइंटर, ठीक है। एड्रेस ऑफ पॉइंटर क्या है P का, 2000, हमारे पास Q पूछा गया, राइट, तो 2008 माइनस P का क्या है, 2000, ठीक है, अपॉन में, बिकॉज आप लोग पॉइंटर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको साइज भी अपॉन में डालना पड़ता है टू नॉर्मलाइज दैट, ओके। तो हमारा डबल का साइज कितना होता है, 8, इट इज 8/8 विच इज 1, ओके। अब यहाँ पे स्टार की बात हो रही है, ठीक है, स्टार का मतलब होता है वैल्यू, तो स्टार P किसको पॉइंट कर रहा है, बेसिकली P किसको पॉइंट कर रहा है, इट इज पॉइंटिंग 20, सॉरी इट इज Q, तो ये 25 को पॉइंट कर रहा है, एंड P हमारा किसको पॉइंट कर रहा है, 20 को, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5, तो हमारा जो आंसर आएगा प्रिंट में वो आएगा 1,5, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा OS से है। कंसिडर सिंगल प्रोसेसर सिस्टम विद 4 प्रोसेसेस
A, B, C, D represented as given below, where for each process the first value is arrival time and the second value is CPU burst time. ठीक है, इसको ना हम लोग एक ऐसी नॉन फॉर्मेट में कर लेते हैं जो आप लोगों को जनरली पता होता है, दैट इज इन अ टेबल फॉर्मेट. ओके, or rather I should do it from here. I'll let you know कि मैंने ऐसा क्यों किया है in a little bit. Okay, so it's your A, it's your B, it's your C, it's your D. अब इसमें ये कह रहा है कि जो हमारी फर्स्ट वाली जो वैल्यू है ये है हमारा अराइवल टाइम और जो सेकंड वाला है ये है हमारा बर्स्ट टाइम. ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख लेते हैं. ठीक है जी. तो अब ये पूछ रहा है हमसे कि एवरेज टाइम बताओ, एवरेज वेटिंग टाइम बताओ जब हमारे पास प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट बचे और नॉन प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट बचे. ठीक है, ओके. सो नाउ लेट अस मेक अ गैंट चार्ट. ठीक है, तो अब क्योंकि अराइवल टाइम आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है और 0 पे हमारे पास सिर्फ ए ही है तो हम लोग सबसे पहले ए को ही चलाएंगे. ओके गाइस, सबसे पहले हम लोग SRTF करेंगे. तो ये प्रिमिटिव है, ये चेंज हो सकता है. ठीक है, तो हम सबसे पहले ए करेंगे और वो आ गया 2 पे. अब 2 पे आपके पास बी आ गया है, राइट? और लेट मी राइट द बर्स्ट टाइम्स हियर सो दैट आई कट इट डाउन. ठीक है, और आपके जो बी है उसका बर्स्ट टाइम क्या है 6, तो उसका शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम ए से, जो कि अब 8 हो चुका है क्योंकि वो 2 चल चुका है, कम है, तो हमारा बी पहले रन करेगा. ठीक है, अगेन ये भी 4 तक जाएगा क्योंकि 4 पे हमारी क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी, और ये भी हम 2 इसका कंप्लीट हो चुका है तो ये भी 4 होंगे. ठीक है, अब सी पे वो देखता है कि जो आपकी सी आई है उसका बर्स्ट टाइम 3 है विच इज लेस देन ए एंड बी, तो हम लोग पहले सी को रन करेंगे. ठीक है, और सी को हम कहाँ तक रन करेंगे, वी आर गोइंग टू रन इट टिल 7 क्योंकि डी पे आपकी 6 पे आपका डी भी आ जाता है बट उसका जो बर्स्ट टाइम है वो है 7. ठीक है, तो अब बताओ किसका सबसे शॉर्टेस्ट है, बी का ऑब्वियसली, तो हम लोग वो और ऐड कर देंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 4 11. अब किसका है, डी का, तो अब डी रन करेगा. इसका कितना है 7, तो ये हो जाएगा 18. अब क्या बच गया ए विच इज 18 प्लस 8 26. ठीक है, तो अब आपको एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है. ठीक है, वेटिंग टाइम क्या होता है आपका, कंप्लीशन टाइम माइनस बर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम. ठीक है जी, तो कंप्लीशन टाइम देख लेते हैं. ए का कंप्लीशन टाइम है 26, ए 26 पे कंप्लीट हुई है. बी का कंप्लीशन टाइम है 11, सी का कंप्लीशन टाइम है 7 और डी का कंप्लीशन टाइम है 18. ठीक है, अब हम इनका निकाल लेते हैं वेटिंग टाइम. वेटिंग टाइम क्या होता है, 26 माइनस बर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम. ठीक है, तो 26 माइनस 10 माइनस 0 इज 16. ठीक है, 11 माइनस 6 माइनस 2 इज, बेसिकली 11 में से 8 घटा देंगे तो हम कितना बच जाएगा आपका, इट्स 3. 4 3 7 और 7 में से 7 घटाएंगे तो 0. 18 में से 7 और 6 घटाएंगे तो 7 और 6 कितने होते हैं हमारे 13. 18 में से 13 घटाओगे तो इट्स 5. ठीक है, तो अब एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं हम लोग, वेटिंग टाइम को प्लस कर लो, ऐड करके जितना आता है, तो इट इज 9 5 14 एंड इट्स 24. ठीक है, 24 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आपकी जितनी जॉब्स थी या प्रोसेसेस थी, इट्स 4. ठीक है, तो ये 6 हो गया, तो ये वाला और ये वाला ऑप्शन कट गया आपका. अब हम दूसरे वाले का निकाल लेते हैं, ये है आपका SRTF का. ठीक है, अब हम दूसरे वाले का गैंट चार्ट बनाते हैं. Guys, it is a non-preemptive one
ठीक है, और उसमें शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो अब हम दोबारा 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 के टाइम पे हमारे पास और कोई नहीं है, तो ए पूरी चलेगी क्योंकि हम लोग प्रिएम्प्ट नहीं कर सकते, हम लोग बीच में किसी भी प्रोसेस को छोड़ नहीं सकते, तो ये 10 तक चलेगी। उसके बाद आपकी बी आई हुई है, आपके पास सी आई हुई है और डी भी आई हुई है। अब उसमें शॉर्टेस्ट जॉब कौन सी है? सी, तो पहले सी चलेगी। उसका टाइम कितना है? 3, तो वो 13 हो जाएगा। ठीक है, अब बी और डी में से छोटी कौन सी है? बी, अब बी चलेगी। उसका बर्स्ट टाइम कितना है? 6, तो ये हो जाएगा 19, और उसके बाद लास्ट आपकी डी चलेगी विच इज 26। ठीक है, ये दोनों एस आर टी एफ के थे। अब मैं एन पी एस जे एफ के बना देती हूँ। ठीक है, ये दोनों एन पी एस जे एफ के होंगे। अगेन कंप्लीशन टाइम एंड वेटिंग टाइम सेम उसी तरीके से हम लोग करेंगे। तो आपका कंप्लीशन टाइम ए का कितना है? 10, बी का कितना है आपका? 19, बी का कितना है? 13, एंड डी का कितना है? 26। अब इसमें से आपका बर्स्ट टाइम और अराइवल टाइम माइनस कर दीजिए। तो 10 माइनस 10 इज 0, 19 माइनस 6 माइनस 2 इज 11, 13 माइनस 4 प्लस 3 इज 7, तो 13 में से 7 गए तो आपके 6, और 26 में से 7 प्लस 6 इज 13, और आपको कितना बच गया? 13। ठीक है, तो अब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका? 6, 9, 10, 2 and 3, 30। ओके, अब अगेन नंबर ऑफ प्रोसेस हमारे पास 4 थी, तो कितना आ जाएगा? 7.5। ओके, तो हमारा आंसर है बी, 6 and 7.5। ओके, so which of the following CIDR prefixes exactly represents the range of IP address? आपको IP एड्रेस दिया हुआ है, इसका मास्क बनाना है। ठीक है, इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक है, अब इसका कन्वर्जन कर लो। 10 और 12 तो क्योंकि दोनों में सेम है, तो अगर उसका कन्वर्जन हम नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। हमें इनका कन्वर्जन करना पड़ेगा। 2 का कन्वर्जन क्या होगा? 4, 5, 6 एंड, ठीक है, और ये 0, 0, 0, 8 zeros बेसिकली यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे। दूसरा हमारे पास क्या था? I'm gonna write it नीचे and I'll, ठीक है, तो ये 10, 12 as it is। 3 का हमारा क्या हो जाएगा? सॉरी, it is 3 now। और 255 है तो 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8 ones, राइट? हाँ, right। ठीक है, तो अब इसमें से आपको ये देखना है कि इन दोनों में कॉमन कहाँ तक आ रहा है स्टार्टिंग से लेके। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ तक ये चीज कॉमन है दोनों में, राइट? यहाँ से ये चीजें डिफरेंट हो गई हैं। तो अब बस आप ये गिन लीजिए कि कितने आपके कॉमन है, या तो वो गिन लीजिए, या फिर टोटल आपके 32 होते हैं। ठीक है, उसमें से जो डिफरेंट है उनको माइनस कर दीजिए। तो 32 माइनस 9 इज, क्योंकि 8 बिट और प्लस 1 बिट इज 9, 32 माइनस 9 इज 23। ठीक है, तो अब देख लो, और यहाँ तक का जो वो होगा ये आपका नंबर माना जाएगा, तो इट विल बी 10, 12, 2। ठीक है, स्टार्टिंग का लेते हैं क्योंकि हम लोग हमेशा, और 0/23। ठीक है, तो हमारे हो जाएगा ए। वाई पुट 0 है बिकॉज स्टार्टिंग का एड्रेस हमारा 0 है। ठीक है, और 23 कैसे आया है? यहाँ। ठीक है जी। Okay, now let us come to the next question. You are given a set of B of distinct integers. A binary tree is created by inserting all elements of V one by one, starting with an empty tree. Okay, guys, आपको ना V सेट दिया हुआ है जिसमें आपके पास इंटीजर्स हैं, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं, यानी कि सेम इंटीजर नहीं होगा।
ठीक है, अब एक बाइनरी ट्री है, हम वो क्रिएट कर रहे हैं, इंसर्टिंग एलिमेंट्स वन बाय वन, और स्टार्टिंग में हमारा एम्प्टी ट्री है, ठीक है। सो द tree T follows the convention that at each node all values stored in the left subtree of the nodes are smaller than the values stored at the node. Okay. Okay. So guys, ये हमारे बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इट इज नॉट नथिंग न्यू, ठीक है। ये बेसिकली आपकी जो रूट नोड होगी उसमें जो लेफ्ट सब ट्री होगा उसकी वैल्यूज आपकी नोड से कम होंगी, राइट सब ट्री जो होगा उसमें आपकी वैल्यूज ज्यादा होंगी, राइट। बट इसमें इन्होंने बोला है कि आप अवेयर नहीं हो कि किस सीक्वेंस में उन्होंने वैल्यूज को इंसर्ट किया है, एंड यू डू नॉट हैव एक्सेस टू टी ऑल्सो। आपके पास ना ट्री है और आपके पास ये भी नहीं है कि किन सीक्वेंस में बेसिकली उसको इंसर्ट किया, बिकॉज द सीक्वेंस मैटर्स। ओके, सो अब हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगी, राइट। तो इन ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ टी कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम वी। guys, you can always get the in order traversal of t by v, because in order traversal is nothing but the ascending order of the given integers in v. okay, and एक चीज और है इसमें, क्योंकि b जो है आपके डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं तो सेम इंटीजर वैल्यू नहीं होगी हमारे पास, तो वी कैन फाइंड दैट आउट कि आपका इन ऑर्डर ट्रावर्सल क्या होगा, ठीक है। रूट नोड ऑफ t कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम v, वी आर नॉट वेरी श्योर, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में बेसिकली आप लोगों ने उसको इंसर्ट किया होगा इट वुड मैटर, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। लेट्स फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 6 7 है या 7 6 5 है, अगर मैं इन दोनों को इंसर्ट करती हूँ, ठीक है, तो अगर 5 6 7 होगा तो सबसे पहले 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, तो इसमें मेरी जो रूट होगी वो 5 होगी, ठीक है। जबकि अगर मैं 7 6 5 करती हूँ तो सबसे पहले 7 आएगा, फिर 6 आएगा और 6 फिर 5 आएगा, इसमें 7 मेरी रूट होगी। तो मैंने 3 सेम इंटीजर्स इंसर्ट किए हैं, बट बेस्ड ऑन द सीक्वेंस मेरी रूट चेंज हो गई है, तो मैं रूट ऐसे डिटरमाइन नहीं कर पाऊंगी। प्री ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ टी कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम वी। अगेन प्री ऑर्डर भी आपका सीक्वेंस पे मैटर करेगा, क्योंकि रूट अगर आपकी प्री ऑर्डर ट्रावर्सल क्या होता है, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल हमारा होता है सबसे पहले रूट होगी, फिर लेफ्ट होगा, फिर राइट होगा, ठीक है। बेसिकली इट्स रूट लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि मेरी रूट ही चेंज हो गई है तो ऑब्वियसली कि मेरा जो प्री ऑर्डर ट्रावर्सल होगा वो भी चेंज हो जाएगा, इट्स रूट, ठीक है। सिमिलरली आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल भी उसी अकॉर्डिंग चेंज होता है, क्योंकि पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल क्या होता है, सबसे पहले लेफ्ट राइट एंड देन रूट, ठीक है। तो ये भी हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं वी से, तो हम लोग सिर्फ इन ऑर्डर का पता लगा सकते हैं, बिकॉज इन ऑर्डर में आपका सॉर्टेड सीक्वेंस आपको मिलता है, ठीक है। So now let us come to the last question of this video. Consider the following context-free grammar where the start symbol is S and the set of terminals is A, B, C, D. Okay. और आपको ग्रामर दी हुई है ये, और आपको partially filled LL1 parsing table दी गई है, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है, आपको ये बेसिकली टेबल फिल करनी है, ठीक है, और इसमें आपको 1 2 3 4 पे क्या क्या आएगा वो देखना है। गाइस, व्हाट डज दिस टेबल रिप्रेजेंट, लेट मी टेल यू। एस से आपका फर्स्ट एलिमेंट ए हो कैसे पहुंचा जा सकता है, विद दिस ट्रांजिशन ओनली, ठीक है। कैसे मैं बताती हूँ। आपका ये अगर होगा तो आपका ए सिंबल में अगर मैं एप्सिलॉन इंसर्ट कर दूं तो आपका क्या आ जाएगा, लेट्स से मैं यहाँ पे मैटर नहीं करता क्योंकि मेरे को सिर्फ फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग सिंबल देखना है, तो यहाँ पे भी अगर मैं एप्सिलॉन इंसर्ट कर देती हूँ तो मेरे पास ए बी सीक्वेंस आ जाएगा, वेयर ए इज माई फर्स्ट एलिमेंट। तो आपको इसी ट्रांजिशन से आपको जाना पड़ेगा एस की, ठीक है। सिमिलरली बी में मैं कौन सी ट्रांजिशन से जाऊं कि मेरे को बी फर्स्ट एलिमेंट मिले, अगेन
व्हाट वी कैन डू इज कि हम लोग S से B वाले ट्रांजिशन पे जा सकते हैं और हम यहाँ पे एप्सिलॉन इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी एप्सिलॉन इंसर्ट कर सकते हैं. वील गेट द BA वेयर B इज द स्टार्टिंग एलिमेंट. ठीक है. तो सिमिलरली अगर मेरे को C पे जाना है तो व्हाट कैन आई डू अगेन, क्योंकि मेरे को A से C मिल रहा है तो मेरे को इस वाली ट्रांजिशन पे पहले जाना पड़ेगा. ओके, सो लेट अस डू इट दैट वे. अब A से मैं गई CS पे. ठीक है. अब C से मैं अगेन किसी पे भी जा सकती हूँ और यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन 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 इंसर्ट कर दिया. तो व्हाट वुड आई गेट? C, क्योंकि S पे हम लोग पहले गए हैं तो CAB एंड अगेन AB. तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? C विद व्हाट ट्रांजिशन फ्रॉम S? दिस वन. तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? S गोज टू AAB. ओके गाइज. सिमिलरली D के लिए मेरे को किस पे जाना पड़ेगा? D के लिए मेरे को B पे जाना पड़ेगा क्योंकि B से ही मेरे पास D का ट्रांजिशन है. ठीक है. तो I'll do that too if you want. तो मैं A पे गई और B से मैं DS पे गई और DS पे अगेन इस पे मैं किसी पे भी जा सकती हूँ, डजेंट मैटर. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन लिया और यहाँ पे B पे भी मैंने एप्सिलॉन ले लिया. ठीक है. तो मैं क्या DABBA, मेरी ये स्ट्रिंग यहाँ से आ गई बट द स्टार्टिंग सिंबल इज D. ठीक है. तो मेरे को S से कौन सी गाइस जाना आपको B वाली ट्रांजिशन से है, अग्री, बट मेरे को S से ट्रांजिशन देखनी है इसलिए मैं ये वाली ट्रांजिशन यहाँ पे देखूंगी. ठीक है. ठीक है. अब थर्ड वाले में हम देखते हैं कि हम क्या A से B पे जा सकते हैं जिसमें मेरा फर्स्ट एलिमेंट B हो. गाइस वी डू नॉट हैव अ वे, क्योंकि A से आप किसी भी ट्रांजिशन पे जाओ सबसे पहले आपका C आएगा, C के बाद S आएगा, S में आप B पे जा सकते हो, B आपका आ सकता है. ठीक है. बट क्या वो फर्स्ट लेटर होगा? जी नहीं, फर्स्ट टर्मिनल नहीं होगा मेरा B. तो मैं इसमें A गोज टू एप्सिलॉन. ठीक है. सिमिलरली क्या B से आप A पे जा सकते हो? जी नहीं, B से हमेशा मेरे को स्टार्टिंग में D ही मिलेगा. ठीक है. तो यहां से भी मेरा ये आएगा एप्सिलॉन. ठीक है. तो अब हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं. S से AB. ठीक है. सेकंड में S से BB, थर्ड में A से एप्सिलॉन एंड फोर्थ में B से एप्सिलॉन. तो फर्स्ट इज ट्रू. ठीक है. ठीक है गाइज, इसमें इन्होंने S से B फर्स्ट में दे दिया तो ये गलत हो जाएगा. इसमें इन्होंने ब्लैंक दे दिया है. ठीक है. हमारे पास एप्सिलॉन है अगर तो हम लोग उसको ब्लैंक नहीं छोड़ते. ठीक है. अब देखो ठीक है. अगेन दिस विल नॉट बी द केस बिकॉज इसमें तो उन्होंने S से B पे ही डाल दिया. ठीक है. So this is the last question of this video guys. अब मेरे को 50 to 65 क्वेश्चन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ के 2024 के आफ्टरनून सेशन के क्वेश्चंस करवाऊंगी एंड इट विल कंप्लीट दिस क्वेश्चन पेपर. ओके. सो अब प्लीज़ मेरे को अब आगे बताइए कमेंट्स में कि मैं आपको नेट के पेपर्स कराऊं नेक्स्ट या CUET के पेपर्स कराऊं या कोई और एग्जाम है जिसके आप क्वेश्चन पेपर्स PYQs करना चाहते हो. तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. ठीक है. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. बाय बाय.